हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आपने अब तक की मेरी वीडियोस देख ली होंगी एंड आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपनी चीज़ों को। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको बढ़िया मिल रही होगी। कोई भी आपको कोई रिव्यू देना हो, कोई भी आपको स्कोप इम्प्रूवमेंट दिख रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ी अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज करके और अच्छे से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने कल तक अपना स्ट्रक्चरल टैग्स को छोड़ के बाकी सभी के बारे में पढ़ लिया था, जो भी आपके सिमेंटिक एंड फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर आते हैं। आज हम अपने स्ट्रक्चरल टैग को समझते हैं। ठीक, उससे पहले ना एक बार हम फिर से एक लुक लेते हैं अपने जो टैग एंड HTML के डिफरेंस है उनके बीच में। ओके, चलिए। देखो, ये सिंपल जो आपको एक HTML है, ठीक, अगर आप इसको बोलो तो ये एक टैग है। उस तरीके से इसको बोलो तो ये भी एक टैग है। ठीक, ये एक ओपनिंग टैग है HTML का एंड ये एक क्लोजिंग टैग है HTML का। ठीक, अगर जो सेपरेटली इन दोनों को अलग अलग कहो तो ये टैग होंगे। बट जैसे ये दोनों साथ में आ गए, ठीक, जैसे ये दोनों साथ में आ गए एंड इनके बीच में कंटेंट आ गया तो ये डायरेक्टली बन जाते हैं एलिमेंट। ठीक है, अब तक तो बात आपको समझ में आ ही गई होगी। चलिए, इसकी लोड नहीं लेनी, हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल टैग के बारे में। देखो, हमने सुना था, हमने समझा था कि जो अपने सिमेंटिक टैग्स होते हैं वो आपके जो कंटेंट है उसको मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। लाइक H1 टैग ये प्रोवाइड करता है कि वो एक हेडिंग है। पैराग्राफ टैग ये प्रोवाइड करता है कि वो एक पैराग्राफ है। एंड सेम एज फॉर्मेटिंग टैग जो होते हैं वो आपके जो कंटेंट है उसको स्टाइल करते हैं। लाइक अंडरलाइन टैग उसको अंडरलाइन करता है, स्ट्राइक टैग उसको काटता है बीच से। देन आपका HR टैग आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन देता है। देन आपका स्टाइल के अंदर आप एडिंग्स को थोड़ा सुंदरता दे सकते हो थोड़ी बहुत। ठीक, वो सब आपने फॉर्मेटिंग के अंदर पढ़ा था। नाउ हम जाते हैं अपने स्ट्रक्चरल टैग की तरफ। अब स्ट्रक्चरल टैग हमें नाम से समझ आ रहा है कि भाई यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है उसका जो कंटेंट है उसको स्ट्रक्चर दिया जाएगा। अगर आप एक बेसिक सी चीज़ देखो, हर वेबसाइट में कुछ चीज़ कॉमन होती है। लाइक उसका एक सबसे पहले एक मेन हेडिंग होती है जहाँ पे वो अपनी वेबसाइट का नाम या फिर कोई लोगो या फिर अपना जो नेविगेशन पैनल होता है वो सब सेटअप करता है। देन बीच में उसका कंटेंट होता है एंड लास्ट में जो होता है उसका एक मेन जो जो कॉपीराइट वाला एंड उसका जो अपना अबाउट कॉन्टैक्ट ये सब दिया हुआ होता है। लाइक अगर हम एग्जांपल लें अमेज़ॉन का, ठीक, हम समझें अमेज़ॉन के बारे में। चलो ज़रा देखो, अमेज़ॉन में अगर हम गए यहाँ पे एंड इसको खोलें एक बार, चलिए देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास। सबसे पहले हम अगर इसको ढंग से समझें, देखो अमेज़ॉन ये आपका लोगो, ठीक, ये आपको क्या दिखा रहा है, लोगो दिखा रहा है। देखो सबसे पहले लोगो ले आया भाई, इसने लोगो में आपको समझा रहा है कि लोगो के बाद आपका नाम। देखो अगर हम यहाँ से इसको चलाएं, अरे भाई आजा, हाँ, देखो ये सो आपका क्या है। अब इसको ये कह सकते हो कि भाई ये आपकी हेडिंग है। हेडिंग मतलब मेन चीज़, सबसे मेन ऊपर ऊपर वाला। ठीक, हेडिंग टैग। यहाँ पे आपके पास एक इमेज है, बटन्स हैं बहुत सारे जो, हाँ, जो आपको रीडायरेक्ट कर सकता है। ठीक, क्या होगा आपका टॉप मोस्ट पार्ट जो हेडर हो गया। ना हेडर के बाद अगर हम जितना इसको नीचे देखें तो नीचे तो आपका पूरा का पूरा बॉडी टैग के अंदर काउंट होगा सब कुछ। ठीक, बॉडी टैग के काउंट होगा। अब आप नीचे जितना जाओगे ना एकदम लास्ट में आओगे, लास्ट में देखो सब बॉडी चल रहा है आपका, मेन फंक्शन है यहाँ पे। ठीक, बट लास्ट में देखो ये जो आपका टैग है, जो ये है ना, ये यहाँ से लेके नीचे तक का ये सारा आपका फुटर टैग होता है। फुटर मतलब फुट, एकदम लास्ट पाँव आपकी वेबसाइट के। ठीक है, इसके बाद कोई एंड नहीं। तो यहाँ पे आपका जो भी मेन चीज़ होती है, जैसे आपका जो कॉपीराइट वाला सीन हो गया वो सबका लास्ट में आता है। ठीक, मेनली अगर हम समझें किसी वेबसाइट का जो हेडिंग हेडर, ठीक है, जहाँ पे वो नेविगेशन दे रहा होता है, इसको ना हम अपने हेडिंग टैग के अंदर डालते हैं, हेडर टैग के अंदर। ठीक, हम डिवीज़न कर दे रहे हैं कि भाई जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसका जो मेन वो हम हेडर टैग के अंदर रखेंगे, जिसके अंदर आपका नेविगेशन टैग होगा, जहाँ पे हम नेविगेशन पैनल दे रहे होंगे। ठीक, देन उसके बाद मेन टैग, जहाँ पे आपके बहुत सारा कंटेंट, जो मेन कंटेंट होता है, मेन बॉडी वो यहाँ पे होती है मेन टैग के अंदर। ठीक, तो इसको हम कहाँ डाल देते हैं, मेन टैग के अंदर। देन इसके अंदर मेन टैग के अंदर बहुत सारे टैग है, जहाँ पे आपका पैराग्राफ टैग आ सकता है, आर्टिकल टैग आ सकता है, सेक्शन टैग आ सकता है, वहीं पे आपका साइड बार हो सकता है साइड टैग के थ्रू, साइड बार एक और साइड टैग के थ्रू। ठीक है, अब आर्टिकल टैग और साइड सेक्शन टैग के बीच में क्या डिफरेंस है, हम एक बार वो भी पढ़ते हुए चलते हैं। तो आर्टिकल टैग जो होता है ना, आपको पता है आर्टिकल जो होता है कंटिन्यूशन में चल रहा होता है। ठीक, वो एक इंडिपेंडेंट कंटेंट होता है जो कहीं से रिलेट नहीं कर रहा होता एंड वो अपने में प्लेस्ड होता है मेन कंटेंट के अंदर। ठीक, बट सेक्शन टैग के अंदर ऐसा नहीं होता। सेक्शन टैग के अंदर आप बहुत से सेक्शंस बना सकते हो। लाइक ये सेक्शन इंट्रोडक्शन के लिए है, ये सेक्शन उसकी पिक्चर्स दिखाने के लिए है, ये सेक्शन उसकी डिटेल्स के लिए है, ये सेक्शन उसको बुक करने के लिए है, ऐसी बहुत चीज़। ठीक, तो सेक्शन के अंदर सब डिवीजन बना सकते हो, बट आर्टिकल एकदम कंटिन्यू चल रहा होता है, कोई डिवीजन नहीं होते। तो वो तो डिफरेंस इन दोनों के बीच। ठीक, तो नहीं समझ लिया कि भाई पहले होता है हेडिंग टैग, हेडर टैग। हेडर टैग के अंदर आपका मेन कंटेंट जो ऊपर जो नेविगेशन वाला होता है वो सब होता है। देन बीच में आपका एकदम मेन टैग के अंदर होता है बॉडी वाला कंटेंट जो कि आपको सबसे ज़्यादा विजिबल होता है। देन एट लास्ट जब भी नीचे आता है तो आपका फुटर होता है वेबसाइट का। ठीक, जहाँ पे आपका जो होता है सारा फुटर टैग के अंदर दिया जाता है, जो भी आपको लोकेशन देनी है, कॉन्टैक्ट देना है, समझाना है कुछ। ठीक है, तो वो वहाँ पे आता है कॉपीराइट वाला सीन। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो हर वेबसाइट होता है उसमें तीन चीज़ फॉलो हो रही होती है। हम कंटेंट को किस तरह प्लेस कर सकते हैं, मेन जो आपका हेडर है, हेडर ऊपर सबसे टॉप मोस्ट,
हेडर वाले के अंदर आप अपने नेविगेशन, अपनी कंपनी का नाम, अपना लोगो, ये सब दे सकते हो। बीच में आप सारा कंटेंट डाल सकते हो मेन टैग के अंदर, एंड लास्ट में आप फुटर टैग के अंदर अपनी कंपनी का जो लास्ट में जो भी कॉपीराइट वाला होता है, अबाउट होता है, कॉन्टैक्ट होता है, वो सब डाल सकते हो। ठीक, तो हमसे कह सकते हैं कि 3 चीज़ हमेशा हर वेबसाइट के ऊपर फॉलो हो रही होती है। अभी हमने इसका प्रैक्टिकल भी देखा था अमेजोन की वेबसाइट पर, जो कि सही था। ठीक, अब हम आगे आते हैं थोड़ी एफिशिएंट कोडिंग टेक्निक्स की तरफ। सो हमने पिछली बार ये पढ़ा था कि आपकी एमिट्स क्या होती हैं। ठीक है, हमने आपको थोड़ा जिस्ट दिया था कि जैसे आपके पास टेबल डेटा है, आपको 8 टेबल डेटा चाहिए, सो अलग अलग की जगह आप एक बार में उसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एमिट होता है। लाइक आपको ना ऐसा चाहिए, देखो आपको चाहिए पैराग्राफ, ठीक, उसके अंदर फिर से पैराग्राफ, देन उसके अंदर फिर से पैराग्राफ। इसमें टाइम लगाना कितना, सो हम क्या करते हैं, देखो हम सिंपली कुछ नहीं करते, हम जाते हैं पी पे इंटू 3, मतलब मुझे पैराग्राफ टैग चाहिए 3। सो देखो ये उसने एक के अंदर एक तो दे दिए, 3 तो दे दिए ना उसने कम से कम। अब आपको थोड़ा अरेंज करके उस फॉर्म में ला सकते हो। तो वो 3 पैराग्राफ चाहिए थे, सो इसने आपको 3 पैराग्राफ दे दिए, बट हम चाह रहे थे पिछली बार की तरह, तो अब क्या करो, पी टैग के अंदर पी टैग ले आओ, सो उस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक, सो होता है एमिट्स। यहाँ पे शॉर्टकट के थ्रू चीज़ों कर सकते हो। आपको चाहिए कि भाई नहीं, आपको चाहिए कि आपका ऊपर एक आर्टिकल टैग हो, नीचे सेक्शन टैग हो साथ में, सो आप आर्टिकल पर सेक्शन करोगे, सबको चीज़ साथ में मिल जाएगी ऐसे। ठीक है, सो एक बहुत शॉर्टकट्स हैं एमिट के, ऐसी आप और चीज़ें समझ सकते हो। लाइक अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं, सो हमने इस पैराग्राफ टैग क्या समझ लिया, आपको एक अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, आपको अनऑर्डर लिस्ट के अंदर चाहिए 5 लिस्ट आइटम, तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए ऑर्डर लिस्ट के अंदर, आपको चाहिए कि भाई नहीं मुझे ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम चाहिए 3 ही सिर्फ, ठीक, तो आप इस तरीके से ले सकते हो, ना कि आप पूरा लिखो। तो ये एमिट्स जो है आपके टाइम बहुत बचाते हैं। ठीक है, हमने आर्टिकल प्लस सेक्शन लिख के देख लिया कि भाई हमको साथ साथ मिल जाता है। ऐसे में लिखो कि मुझे पी टैग चाहिए, प्लस में मुझे नीचे उसके चाहिए एक आर्टिकल टैग। ठीक है, सो आपको ऊपर मिल जाएगा एक पी टैग और नीचे मिल जाएगा आपको एक आर्टिकल टैग। सो इस तरीके से आपने जो क्या कहते हैं अपना जो टाइम है वो बचा सकते हो इन चीज़ों के थ्रू। अगर नीचे आएँ थोड़ा सा एंड और नीचे आएँ, सो मुझे ना पैराग्राफ टैग चाहिए। ठीक, एक पैराग्राफ टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाई, आई एम सौरभ। ठीक, मैंने ये लिखा, इसमें तो टाइम लगाना। अब क्या करो, देखो अब पी टैग लो, यहाँ जाओ, यहाँ पे हाई आई एम सौरभ ऐसे लिख के ना, जैसे आप सिंपली क्लिक करोगे एंटर पे, अरे बाप रे ये क्या हो गया भैया, अच्छा हाँ सिंपल ऐसे क्लिक करो भाई। आप जो ये करली ब्रेसेस हैं उनके अंदर लिखोगे ना, अरे ले तक नहीं, हाँ देखो ऐसे लिखोगे, सो अपने आप ही अंदर आ जाएगा। ऐसे ही आप आर्टिकल टैग के अंदर लिखना चाहते हो, आर्टिकल टैग के अंदर आपको लिखना है कि हेलो दिस इज़ कोड वर्ड्स ऑफ सौरभ। ठीक, ऐसे अगर आप लिखना चाहते हो, सो अब जैसे आप ना एकदम एंड लाइन पर होगे ना, देन आप चीज़ पूरी करोगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। बट अगर आप ऊपर नीचे करोगे अपने कर्सर को, तो जो एंटर वाली चीज़ है वो नहीं आ पाएगी। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि एकदम फ्लुएंटली लिखो चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम बचा सकते हो। ऐसे ही आप अगर हेडिंग टैग के अंदर लिखना चाहते हो कि भाई हेडिंग टैग में आना चाहिए कि हेलो, एंटर करो वो अपने आप आ जाएगा अंदर। ठीक, तो इस तरीके से आपने थोड़े कोड के टाइमिंग को बचा सकते हो। इसी करके हमने पी टैग के अंदर इमेज इंसर्ट करनी है, तो पी ग्रेटर देन इमेज लिखोगे तो ऐसा सा बन जाएगा। ठीक है, आर्टिकल पर सिलेक्शन लिखोगे तो आपको 2 चीज़ साथ में मिल जाएगी। हेलो लिखोगे तो आपके अंदर घुस जाएगा। ऐसे पी के जो है जो भी आप डालने रहते हो पहले से डल जाता है इसके अंदर। ठीक, तो इसको आप एच3 में भी आर्टिकल में ना दिखा दे किस तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो ये कुछ हमने थोड़ी ट्रिक्स देखी किस तरीके से कर सकते हो। हमने पीछे भी थोड़ी ट्रिक्स देखी थी पिछले लेक्चर्स में भी। सो हम 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया ना एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आप कोई एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हो, जैसे कि आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करा स्टाइल का। ठीक, स्टाइल देने के लिए भाई मुझे स्टाइल चाहिए, मुझे कलर चाहिए इसका एकदम ग्रीन। ठीक, सब कलर ग्रीन हो गया, तो आपने ये क्या यूज़ करा स्टाइल, ये एक एट्रीब्यूट है। ओके, इसी तरीके हमने href एट्रीब्यूट एंड बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए अब तक। सो हम 2 और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पहला है आपका आईडी, दूसरा आपका क्लास। ठीक है, सबसे पहले आप एक इमेजिन करो कि आप एक स्कूल के अंदर हो। ठीक है, एंड आपकी जो क्लास है वहाँ पे आपको पता है कि हर बच्चे की जो स्टूडेंट आईडी थी वह सबकी अलग थी, है ना। बट जो क्लास थी वह बहुत सारे बच्चों की सेम थी। तो जो भी बच्चे अभी क्लास में पढ़ रहे थे उन सबकी क्लास सेम ही थी, बट हर बच्चा जो अभी क्लास में पढ़ रहा था उसकी स्टूडेंट आईडी अलग थी। तो सेम इसी तरीके से एक वेब पेज के अंदर एक आईडी जो होती है वो हर एलिमेंट की यूनिक होती है। ठीक है, एंड जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी सेम क्लास हो सकती है। ठीक है, तो यही होता है कि गिवन आईडी जो होती है ना, गिवन टू एवरी एलिमेंट फॉर इट्स यूनिकनेस। ठीक है, लाइक सपोज आपको एक पैराग्राफ दिया गया, ठीक, आपने उसकी आईडी सेट कर दी पैराग्राफ 1। सो अब पैराग्राफ 1 नाम का जो पैराग्राफ है वो एक ही होगा पूरे वेब पेज के अंदर, कोई दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आप उस नाम के जो पैराग्राफ 1 है उस नाम से उसको एडिट कर सकते हो, कोई भी आप उसमें स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। ठीक है, सो आईडी को देते हैं हम, आईडी देते हैं उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, जिससे कि वो हर वेब पेज के अंदर एक यूनिक दिखे। क्या लिखा है कि गिवन टू एवरी एलिमेंट फॉर इट्स यूनिकनेस, बाय दिस वी कैन आइडेंटिफाई एनी वेब पेज यूनिकली। ठीक है, किसी भी वेब पेज के अंदर उस एक पर्टिकुलर चीज़ को हम आईडी के थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
बट इसी क्लास में क्या होता है, देखो क्लास में पेरेंट चाइल्ड एंटिटी होती है। लाइक जैसे मान के चलो कलर है, ठीक, कलर एक क्लास है। अब उस क्लास के अंदर रेड भी आएगा, ब्लू भी आएगा, ग्रीन भी आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लास जो होती है बहुत सारी चीज़ों को सेम हो सकती है। सो क्लास ना हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं, मतलब एक ही क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं ग्रुपिंग करने के लिए। लाइक सपोज देखो आपके पास 10 पैराग्राफ थे, ठीक, आपने 10 पैराग्राफ को पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 करके आइडेंटिफाई कर दिया आईडी के थ्रू। बट अब आपका मन करा कि भाई मुझे क्या करना है ना कि मुझे 10 के 10 पैराग्राफ में एक साथ स्टाइलिंग ऐड करनी है कि उनका कलर रेड हो जाए। सो एक तरीका क्या है कि आप सबको एक करके दो कि पैराग्राफ 1 की 10, पैराग्राफ 1 की रेड करो, पैराग्राफ 2 की रेड करो, पैराग्राफ 3 की रेड करो, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर आप साथ साथ में उनको क्लास देते रहते कि पैरा क्लास, सो अब हमने एक क्लास दी पैरा क्लास, तो अब सभी जो 10 के 10 पैराग्राफ है उनकी पैरा क्लास एक ही है। सो अब पैरा क्लास में कोई चेंज करोगे तो सबके 10 के 10 में हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, धीरे आप बस थोड़ा आइडिया ले लो, ठीक है। जैसे समझो, देखो आपका पैराग्राफ 1 एक ये रहा, ठीक, आपका पैराग्राफ 2 ये रहा, सेम एज आपका पैराग्राफ 3 ये भी एक, ठीक। अब देखो आपने इसको आईडी दी पैरा 1, इसको आईडी दी पैरा 2, इसको आईडी दी पैरा 3। अब इसके थ्रू ना अब इस पूरे वेब पेज के अंदर इन पैरा 3, पैरा 1, पैरा 2 के बस एक एक बॉक्स हैं इस तरीके से। अब अगर आपको यूनिकली किसी को देना है कि भाई इस पैराग्राफ 1 की जो टेक्स्ट है उसका कलर ब्लू चाहिए, सो आप आईडी का यूज़ करोगे। बट आप चाहते हो ना कि इन सभी पैराग्राफ में जो टेक्स्ट है उसके साइज़ 10 गुना बढ़ जाए, सो उसके लिए ना आप अलग अलग भी कर सकते हो, बट उसमें टाइम लगेगा। सो उसी के लिए आप क्या करो, उन तीनों को सेम क्लास दे दो, पैरा क्लास। अब आप पैरा क्लास के अंदर चेंज कर दो कि जो फ़ॉन्ट है वो 10 गुना कर दो, तो वो तीनों में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ा आइडिया मिला आपको कि भाई आईडी के थ्रू आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अप्रोच कर सकते हो, बल्कि आप क्लास के थ्रू बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। हम देखो प्रैक्टिकली समझते, चलो आपको समझ नहीं आया तो फिर भी चलो हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, पैराग्राफ पे। इसको हम आईडी देते हैं, एट्रीब्यूट है तो आपको यहीं देनी पड़ेगी, आईडी एट्रीब्यूट दो, इसको आईडी दो P1 मीन्स पैरा 1, ठीक। यहाँ पे लिखो हेलो, देन नीचे आओ, देन फिर से एक आईडी दो, इसको यहाँ पे आईडी दो P2 मतलब पैराग्राफ 2, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखो आई, फिर से P दो, एक यहाँ पे आईडी दो, इसको फिर से P3 आईडी दीजिए इसको, ठीक। यहाँ पे इसको देखो हेलो, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई गाइस, तो चलो हेलो आई, देन M, लास्ट इसको देते हैं एक पैराग्राफ ना, जेड करके काटो, इसको नीचे आओ, P पे यहाँ पे दिखनी है मुझे आईडी चाहिए। देखो आप एक तरह से शॉर्टकट दे सकते हो P ID, ना ऐसे नहीं देना होता, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अभी आप सिंपली देखे चलो, कोई कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको। P यहाँ पे आप आईडी दो, इसको P P4, ठीक है, आई एम गुड बॉय, ठीक। सिंपल इतना लेके चलो, आपको 5 पैराग्राफ दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक। अब आप क्या करना चाहते हो ना कि भाई सिंपली आपको चाहिए सिर्फ M, आप M का साइज़ बड़ा करना चाहते हो, ठीक, साइज़ बड़ा करना चाहते हो M का। सो यहाँ पे ना आप स्टाइल ऐड कर सकते हो, यहाँ पे देखो आप स्टाइल पे ऐड करो। हम बड़ा कुछ नहीं करें, सिंपली इस कलर कर देते हैं, इसका भाई कलर कर दो रेड, कलर कर दो इसका रेड, ठीक। तो रेड कलर हो गया। अभी आपने सिंगल एलिमेंट को अप्रोच करा, बट अब आप चाहते हो ना कि चारों के चारों जो पैराग्राफ है उसका कलर हो जाए ब्लू। सो एक तरीका क्या है कि आप सबको भाई स्टाइल की तरफ ब्लू देते रहो। दूसरा तरीका क्या है ना कि आप सबको सेम क्लास दे दो, ठीक है, सबको सेम क्लास दे दो। जैसे कैसे देखो, हम यहाँ पे क्लास देते हैं सबको, हम ऑल्ट दबा के सबको क्लास देते हैं, क्लास इक्वल्स टू क्लास देनी है हमको, क्लास क्या दे, इसको पैरा क्लास देते हैं, पैरा क्लास, ठीक। अब ना इन सभी चारों के चारों जो पैराग्राफ है उनकी क्लास हो चुकी है पैरा क्लास। अब ना अगर थोड़ा आपको बेसिक सा भी आइडिया स्टाइलिंग का, चलो छोड़ो आपको स्टाइलिंग का आइडिया नहीं, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि अब आपको सबको क्या करना है। देखो पैरा क्लास लिखो यहाँ पे, थोड़ा सा समझना चीज़ को, ठीक है। आपको समझ में ना आया तो कोई नहीं समझिए, देखो आप खाली देखते रहो, चलो ठीक। मैं यहाँ पे करता हूँ पैरा क्लास, मैंने पैरा क्लास को डिफ़ाइन करा यहाँ पे, और मैंने क्या करा ना, कलर चाहिए इसका मुझे, कलर मुझे चाहिए इसका ब्लू, ठीक, कलर मुझे चाहिए ब्लू। तो देखो अब आपको यहाँ पे अलग अलग नहीं करना पड़ा, आपने एक यहाँ से कलर ब्लू कर दिया, बट एक ये नीचे रह रहा है रेड, बिकॉज हमने इसको खुद से स्टाइल करा रेड, ठीक है। वो आप थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा बिकॉज ये थोड़ी SCSS हमने यूज़ करी यहाँ पे, बट आपने देखा कि अगर हम साथ में क्लास देते हुए चलते हैं तो हम एक बार में ही इनको ब्लू कर सकते थे, ठीक है। सो आप सिंपली अभी सब कुछ भूल जाओ, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आईडी हर एलिमेंट की यूनिक होती है पूरे वेब पेज के अंदर, बट बहुत सारे एलिमेंट्स की सेम क्लास हो सकती है, ठीक है। अब क्लास और आईडी का यूज़ कहाँ आता है, जब भी आपको किसी एलिमेंट को यूनिकली अप्रोच करना है उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, सो आप आईडी के थ्रू जाओगे। बट आपको बहुत सारे एलिमेंट्स का एक साथ में कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है, सो आप उसको क्लास के थ्रू करोगे। इतना आपको अभी सिर्फ समझना है, इतना ही, ओके, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना समझ गए तो बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक। सो आपने आईडी और पैरा के बारे में समझ लिया। पैरा इज़ फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड आईडी इज़ फॉर ग्रुप करने के लिए, ठीक।
सो कुछ शॉर्टकट्स बताता हूँ, जैसे कि आपके पास पैरा है, ठीक। अब शॉर्टकट्स के बारे में आता है, देखो पैरा पी हैशटैग P1 करोगे, सो इसको आईडी मिल जाएगी P1, ठीक है। सिंपल, आपको बस पीछे की तरह नहीं करना पड़ेगा बार बार। अगर आपके पास एक आर्टिकल है, आप उसको आईडी देना चाहते हो कि भाई इसका आर्टिकल 1 इसकी आईडी हो, आर्टिकल 1, सो हैशटैग देकर करो, देखो आईडी अपने आप आ गई। सेम फॉर पैराग्राफ, सेम फॉर क्लास, सॉरी P.class1, ठीक है। ऐसे करोगे तो उसको क्लास मिल जाएगी 1। सेम अगर आप सेक्शन के साथ चाहते हो कि सेक्शन को एक क्लास दे दूँ, सेक्शन को क्लास ये सेक्शन 1, ठीक, तो क्लास, तो क्लास के लिए डॉट, या फिर क्या कर सकते हो आप सिर्फ डॉट, ठीक है, या फिर आप सिंपली क्लास लिख के भी कर सकते हो, बट वो टाइम खाएगा आपका, ठीक है, खामखा में। सो सिंपली क्या करना है आपको, जैसे आपको लिखना है कोई भी एक आपको चाहिए क्या, आप प्री टैग का यूज़ कर रहे हो, इसको आईडी देनी है P1, ठीक। सो हैशटैग यूज़ करो, अपने आप आईडी मिल जाएगी। सेम अगर प्री को ही आप देना चाहते हो क्लास, तो डॉट यूज़ करो एंड प्री क्लास लिख दो यहाँ पे, तो उसको क्लास मिल जाएगी अपने आप ही। सो शॉर्ट एंड नोटेशन थी किसी भी क्लास या फिर वो देने की, देखो ये पैरा देने की, ठीक है, आप दे सकते हो, और इस तरीके से आप दे सकते हो किसी को भी क्लास। अब पता है, आप एक ही एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हो, मतलब बहुत सारे एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हो। लाइक मैंने एक पैराग्राफ टैग को इंट्रोड्यूस करा यहाँ पे, डॉट, मैं इसको एक क्लास देता हूँ क्लास 1 डॉट क्लास 2 डॉट क्लास 3 डॉट क्लास 4, ठीक। तो देखो इसको मल्टीपल क्लास मिल चुकी है। अब अगर आप इसे क्लास 1 से अप्रोच करोगे तो जिसकी क्लास 1 होगी वो आ जाएगा, क्लास 2 से अप्रोच करोगे जिसकी क्लास 2 की वो आ जाएंगे, ऐसे आप इन्फिनिटी दे सकते हो इनको क्लास, ठीक। सो हर एलिमेंट को आप एक ही आईडी दे सकते हो, बट क्लास बहुत सारी दे सकते हो एक बार में, बहुत सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। सो एक क्लास का था कि मल्टीपल कैसे देते हैं, ओके। तो आप यहाँ प्रैक्टिस करिएगा, आपको मिल जाएगी, ठीक। जैसे मेरे पे एक एंकर टैग है, ठीक, एंकर टैग है। अब एंकर टैग के अंदर ना अंदर से क्लिक हेयर था, वो हम अलग से लिख रहे थे ना, कि पहले हम एंकर टैग बना रहे थे, फिर यहाँ पे हम क्लिक हेयर लिख रहे थे, ठीक है, ऐसे टाइम ले रहा था अपना ऐसे क्लिक हेयर लिखने का। अब इसे शॉर्ट हैंड दिखा दूँ, देखो ए, देन आपको करली ब्रेसेस पे आना है, यहाँ पे लिखना है क्लिक हेयर। अब देखो वो अपने आप यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोटेशन है, ठीक। आप ये प्रैक्टिस करते करते देखो समझ जाओगे। आगे अब बहुत प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो आप बढ़िया तरीके से मक्खन तरीके से समझ आ जाएगी आपको, ठीक। हमको ना ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं, देखो सिंपली अगर हमको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है तो हमको पहले P टैग चाहिए, ठीक है, P1 चाहिए, हमको P1 चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट 1 चाहिए, बट लिस्ट आइटम 2 चाहिए। देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए P1 अनऑर्डर्ड लिस्ट 1 बट लिस्ट आइटम 2, ऐसे। सो वो सेम नहीं बन गया, देखो सेम बन गया एकदम, ठीक है। सो आप धीरे धीरे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम पढ़ते हैं डिव टैग के बारे में। डिव मीन्स डिवीज़न टैग। अब ये ना एक नॉन सिमेंटिक टैग है, मतलब इसका नाम जो है वो कोई मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता हमको, बट ये यूज़फुल होता है। बिकॉज देखो जब आप एक बहुत बड़ा कोड लिख रहे होगे ना, तो आपको कोड को तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में। लाइक आपने पैराग्राफ वाले को एक डिवीज़न में डाल दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि अगर उस डिवीज़न की आप एक बार में पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक जेनरिक कंटेनर होता है, इसमें ना आप कोड को रैप कर सकते हो। सिंपली बताऊँ तो देखो आपको बहुत बड़ा कोड है, इतना बड़ा कोड है, ठीक। आपने इतने कोड को एक डिवीज़न में डाल दिया, इतने कोड को एक डिवीज़न में डाल दिया, तो एक अलग अलग डिवीज़न बन जाएंगे। फिर आप चाहो तो हर एक डिवीज़न की प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली चेंज कर सकते हो, ना कि पूरे अंदर जाके सबके एलिमेंट की चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट एक आपको एक अच्छी ग्रिप पकड़ा देता है, एक लाइन ऑफ कोड, ठीक है। आपके पास 10 लाइन का कोड है, तो 10 लाइन कोड में आपको फ़ॉन्ट से 10 बढ़ाना है, तो आप डिवीज़न में चेंज करोगे तो वो 10 के 10 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम इनको समझेंगे किस तरह से यूज़ होता है। तो एक जेनरिक कंटेनर होता है सिंपली, ठीक। अब आगे से कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स, लाइन एलिमेंट्स मतलब क्या, देखो ब्लॉक एलिमेंट्स ना वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा नेक्स्ट लाइन में आते हैं, मतलब वो एक के बाद एक आ ही नहीं सकते, वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में आएंगे। दूसरा, वो ना लेफ़्ट टू राइट पूरा का पूरा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, तभी तो नीचे आना पड़ता है अगले वाले को। जैसे एक टैग है जिसे उसको मैंने यूज़ करा तो पूरे का पूरा स्पेस ले लेगा, देन अगले वाले को तो स्पेस नहीं मिला तो अगला नीचे ही आना पड़ेगा। तो ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जो हमेशा नेक्स्ट लाइन में आते हैं एंड उनका जो लेफ़्ट टू राइट पूरा का पूरा वो एरिया कवर कर लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट इनके उल्टे, जो हमेशा नेक्स्ट लाइन में नहीं आएंगे, कब तक, जब तक कि उनके पास स्पेस है। जब तक उनके पास स्पेस होगा वो एक ही लाइन में आते रहेंगे, स्पेस खत्म होने के बाद तो उनको नीचे आना ही पड़ता है। बट इनलाइन एलिमेंट में क्या होता है ना कि वो जितना स्पेस लेते हैं, जितना उनके पास कंटेंट होता है वो उतना ही स्पेस लेंगे, ठीक। चलो इसको करके देखते हैं एक बार। हमने यूज़ करा यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग को, ठीक। पैराग्राफ टैग में मैंने लिखा हेलो आई एम अ बॉय, ठीक, मैंने ये लिखा। अब मुझे ये देखना है कि इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक एलिमेंट, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको स्टाइल देता हूँ। स्टाइल क्या करता हूँ मैं, इसका बीजी कलर जो है ना, बैकग्राउंड कलर, उसको मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक। देखते हैं, इसको हम ओपन करते हैं ब्राउज़र पे, ठीक। यहाँ से आप ओपन कर सकते हो ब्राउज़र पे। अब एक चीज़ नोटिस करो, देखो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा स्पेस ले लिया। इसका मतलब कि आपका जो ये पैराग्राफ टैग है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, वो पूरा का पूरा स्पेस कवर कर लेता है। एंड अगर मैं एक और पैराग्राफ टैग लिखूँ यहाँ पे कि
आई एम अ गुड पर्सन। ठीक, अगर मैं इसको देखूँ जाके इधर, सो अगला एलिमेंट तो नीचे आ गया, तो इसका मतलब कि ये पैराग्राफ टैग जो होता है हमारा वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, वो लेफ्ट टू राइट पूरा का पूरा स्पेस भी ले लेगा एंड अगले एलिमेंट को अपने साथ रखता नहीं, वो नीचे भेज देता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इनलाइन एलिमेंट का। ठीक है, चलो, एक स्पैन टैग होता है आपके पास। स्पैन टैग भी कोई मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता आपको सिंपली। ठीक, अगर मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लूँ कंट्रोल सी करके, इसको मैं यहाँ लिखूँ कंट्रोल वी, अब मैं इसको भी स्टाइलिंग सेम दे देता हूँ इसी की जैसी, कंट्रोल सी, इसको मैं यहाँ पर डालता हूँ कंट्रोल वी, कंट्रोल सेव करके इसको देखो आगे। तो क्या लगता है आपको, होगा या नहीं? ये देखो, अब हमने जो पैराग्राफ टैग यूज़ करा था वो पूरा का पूरा स्पेस भी ले रहा था एंड अगले एलिमेंट को नीचे भेज रहा था, बट जो आपका स्पैन टैग था वो एक इनलाइन एलिमेंट है और उसने उतना ही स्पेस लिया जितना उसके पास कंटेंट था। ठीक है, इसने देखो इतना स्पेस एक्स्ट्रा ले रखा है, बट स्पैन टैग ने एक्स्ट्रा नहीं लिया। ओके, अगर हम एक और स्पैन टैग का यूज़ करें, नीचे स्पैन टैग का यूज़ करें कि भाई वही सेम चीज़ नीचे लिखता हूँ, हेलो आई एम अ गुड बॉय, जैसे चलो हमें पर्सन वाला चीज़ इसको लिखते हैं कंट्रोल सी। ठीक, इसको यहाँ पे लिखते हैं आई कंट्रोल वी। ओके, कंट्रोल सेव करके इसको देखे ज़रा, देखो अगला जो टेक्स्ट है वो इसके साथ ही में आ गया। ठीक है, तो हमने डिफरेंस देख लिया कि ब्लॉक एलिमेंट लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा का पूरा स्पेस घेर लेते हैं एंड अपना जो अगला एलिमेंट है उसको नीचे भेज देते हैं, बट स्पैन एलिमेंट उतना ही स्पेस लेगा जितना उसके पास कंटेंट होता है एंड अपने जो अगले एलिमेंट को अपने पास रखता है कब तक, जब तक हम ब्रेक टैग का यूज़ कर लें ना कर लें तब तक, या फिर जब तक स्पेस ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही स्पेस ख़त्म होगा नीचे आ जाएगा, या फिर जैसे ही आपका जो ब्रेक टैग का यूज़ होगा वो अपने आप नीचे आ जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज़ करूँ, सो क्या लगता है आपको, देखो नीचे आ गया है ना। सो जब तक आप खुद से या फिर स्पेस की कमी हो जाएगी तभी वो नीचे आता है, वरना अपने साथ ही रखता है। ठीक है, सो आपने समझ लिया कि भाई डिवीज़न टैग के बारे में ये सब। तो आपको अब ये देखना है कि भाई डिवीज़न टैग क्या होता है। डिवीज़न टैग आपका एक ब्लॉक एलिमेंट होता है या इनलाइन एलिमेंट होता है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। ठीक है, सो इतना आपने समझ लिया। सो आई होप आपको अब तक की वीडियो समझ में आई होगी एंड अब हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।